नमस्कार दोस्तों। पहलवानों की लड़ाई अब नार्को टेस्ट पर आई। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब तक ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों की तरफ से कहा जा रहा था कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराएं। कल जो महम में पंचायत हुई, सर्वखाप पंचायत, वहां जो मांग की गई सरकार से, जो अपील की गई, उसमें भी कहा गया कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया है कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं, लेकिन साथ में एक चुनौती दी है कि विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया भी अपना नार्को टेस्ट कराएं, तो मैं भी तैयार हूं। नार्को टेस्ट होगा नहीं होगा, कह देने भर से नार्को टेस्ट होता है। पहलवानों ने पहले कहा, अब ब्रजभूषण सिंह ने कहा कि मैं चुनौती देता हूं, वो तैयार तो मैं भी तैयार। क्या पहलवान तैयार हैं? तैयार होने से क्या नार्को टेस्ट होगा? ऐसे कई सवाल हैं, इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले समझिए कि कल ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो बयान क्यों दिया और उसके पहले पहलवानों ने क्या कहा था। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल तब बयान दिया, जो बीजेपी के सांसद हैं और जिनके खिलाफ पहलवानों की लड़ाई के अब लगभग 1 महीने होने जा रहे हैं। कल 23 तारीख को 1 महीना हो जाएगा। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल देर शाम अपने फेसबुक पेज पर लिखा, जो लिखा वो बताने से पहले इतना भी बता दूं कि चूंकि कल सुबह से महम में, हरियाणा के रोहतक जिले में महम है, जहां महम चौबीसी के चबूतरे पर एक बड़ी पंचायत हुई, सर्वखाप पंचायत, और उसमें 50 चौधरी, सैकड़ों लोग जुटे और उन्होंने कुछ अहम फैसले किए पहलवानों के धरने को समर्थन देने के लिए। और उसी में मांग की गई कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट हो। और जब वो खबरें लगातार सर्कुलेट हुई, सोशल मीडिया पर चली, कुछ बड़ी बात भी कही गई। दिल्ली पहुंचने की बात, नई संसद परिसर में या संसद के सामने महिला पंचायत करने की बात, 23 तारीख को दिल्ली में कैंडल मार्च की बात, लेकिन उन्हीं बातों और मांगों में एक नार्को टेस्ट की बात। तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल देर शाम अपने फेसबुक पेज पर लिखा, गौर से सुनिए और उसके बाद बताऊंगा कि इससे पहले विनेश फोगाट इस मुद्दे पर क्या कह चुकी हैं मेरे इंटरव्यू में भी, जो इंटरव्यू मैंने 9 मई को किया मेरे यूट्यूब पर। ब्रजभूषण शरण सिंह ने लिखा कि मैं अपना नार्को टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट या लाई डिटेक्टर टेस्ट करवाने को तैयार हूं, लेकिन मेरी शर्त है मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। मतलब उन्होंने शर्त लगाई कि मैं तैयार हूं, चाहे नार्को हो, चाहे पॉलीग्राफी हो, चाहे लाई डिटेक्टर, लेकिन मेरे साथ विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का भी ये टेस्ट होना चाहिए। अगली लाइन है, अगर दोनों पहलवान अपना टेस्ट करवाने को तैयार हैं और तो प्रेस बुलाकर घोषणा करें, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएं, मैं उनको वचन देता हूं कि मैं भी इसके लिए तैयार हूं। ब्रजभूषण शरण सिंह, सांसद कैसरगंज, ये ऐसे करके लिखा गया। नीचे ये भी लिखा हुआ है कि मैं आज भी अपनी बात पर कायम हूं और हमेशा कायम रहने का देशवासियों को वादा करता हूं। और उसके बाद एक चौपाई लिख दी गई, रघुकुल रीत सदा चलाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसमें ये लिखने का मतलब है प्राण जाए पर वचन न जाए। कह कौन रहा है? ब्रजभूषण शरण सिंह, अपने इलाके के ठाकुरों के नेता। तो इस लिखने के पीछे एक संदेश है। लेकिन खास बात ये कि जो ब्रजभूषण शरण सिंह ने लिखा है, इसको उन्होंने बहुत सारे लोगों को टैग किया। किनको टैग किया समझिए? पीएमओ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं, जितेंद्र सिंह, योगी आदित्यनाथ, चीफ मिनिस्टर यूपी, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल, प्रहलाद जोशी, अर्जुन राम मेघवाल, जो अभी भी बहुत चर्चा में आए जब उन्हें कानून मंत्री बनाया गया, और स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अनुराग ठाकुर जो खेल मंत्री हैं, और उसके बाद बजरंग पूनिया और विनेश को भी टैग करते हुए ये बात कल देर शाम करीब 8 बजे के आसपास लिखी ब्रजभूषण शरण सिंह ने। तो ये एक तरफ से चुनौती आई कि आप तैयार तो मैं तैयार। अब जरा पीछे लौटते हैं। 9 मई को मैंने एक इंटरव्यू किया था। कल खापों में क्या हुआ वो आगे बताऊंगा, और ये हो सकता है कि नहीं, इस चुनौती का मतलब क्या है ये भी मैं कोशिश करूंगा। एक विराग गुप्ता, एक सीनियर एडवोकेट है, उनसे जो मैं अभी कोशिश करूंगा इसी वीडियो में बात करूं और वो आपको दिखाऊं कि वो क्या कह रहे हैं नार्को टेस्ट को लेकर, और हो सकता है या नहीं। तो विनेश फोगाट से मैंने 9 मई को जब बात की थी, उन्होंने बहुत सारी बातें, आरोप लगाए ब्रजभूषण शरण सिंह पर, लेकिन विनेश फोगाट ने कहा कि मैं नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूं। और पहली बार मुझे अगर याद है कि विनेश फोगाट ने मेरे इंटरव्यू में ही कहा था पहली बार कि ब्रजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट कराओ,
मेरा नार्को टेस्ट करा लो। यहाँ तक वो बोल गई थी विनेश फोगाट कि वहाँ यहाँ जो लोग भी धरने पर बैठे हैं, जिसकी चाहो उसकी नार्को टेस्ट करा लो, जो और लोग पीड़िता हैं उनकी करा लो, चाहे कोच और जो बाकी लोग हैं उनकी कराओ, और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये पहली बार मेरे इंटरव्यू में विनेश फोगाट ने कहा था। और उस इंटरव्यू के बाद 1 या 2 दिन बाद साक्षी मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात कही थी। तो पहले मैं चाहता हूं विनेश फोगाट का वो बयान जो मेरे इंटरव्यू में दिया उसको पहले सुनिए। कुश्ती जगत में हर किसी को पता है ब्रजभूषण क्या है, किस लेवल का है। इतना घटिया, इतना गंदी सोच का इंसान है, इतना बेशर्म आदमी है वो आप मरते दम तक वैसे ही बोलेगा मैंने कुछ नहीं किया। मैं वही बता रही हूँ ना, अगर कुछ नहीं किया ना तो आप एक बार आप अपनी उसमें इतने भले आदमी हो ना आप, तो आप इंटरोगेशन तो करवाओ फेयर तरीके से। अगर नहीं होगा तो हम गिरफ्तारी देंगे अपनी, हम सज़ा लेंगे। देश में जो भी अपना कानून, जो संविधान में जो सज़ा होती है ना, वो हम लेंगे सज़ा, अगर आप बेगुनाह निकले तो। लेकिन आप करवाओ तो सही, उनका नार्को टेस्ट करवाओ, दूध का दूध पानी का पानी। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनका नार्को टेस्ट करवा लो, उनका नहीं हो तो हमारा ही करवा लो। जितनी लड़कियां हैं, 7 तो कंप्लेनेंट्स है, हम 7 को भी छोड़ दो आप। जो रेसलिंग में बाकी लड़कियां हैं ना, किस लड़का लड़की कोच फिजियोथेरेपिस्ट स्पोर्टिंग स्टाफ किसी भी सिंगल बंदे का आप नार्को टेस्ट करवा लो ब्रजभूषण के नाम पे। अगर वो सही निकला है तो आप जो कहोगे वो हम करने को तैयार हैं। रेसलिंग को जो लोग क्लोज से फॉलो करते थे, जो जर्नलिस्ट थे, बहुत सारे लोग, सबको पता है उसकी कहानी का, वो क्या करता था क्या नहीं करता था। अभी एक आवाज़ उठी है वो उसको दबाने की, उसको मतलब ये कभी ये मेरे ख्याल से ये लगा ही नहीं था कि कोई ऐसी आवाज़ उठ जाए कि तेरे खिलाफ़ में। अभी उठी है तो वो बौखला गया है बिल्कुल। तो वो हर तरीके से लोगों को बहकाने की, या क्योंकि वो पॉलिटिक्स तो करता ही है, उसको पता है लोग कैसे पागल बनाए जाते हैं, कैसे आवाज़ों को दबाया जाता है, कैसे मिसयूज़ किया जाता है पैसे का, पावर का। तो वो हर कोशिश कर रहा है। लेकिन तो लोग जो इतने लोग कह रहे हो कि किसी कोच का नार्को टेस्ट कर लो, किसी खिलाड़ी का, किसी चैंपियन का, बस और लोगों का, तो क्या डर से लोग नहीं बोल रहे हैं? सब सिर्फ डर? बिल्कुल डर से नहीं बोल रहे सर। मतलब वही ना, देखो ना आप, कितना पूरा देश एक साथ में बोल रहा है कि ब्रजभूषण को करो, तब भी नहीं कर रहे हैं। कितना पावर है, पॉलिटिकल पावर है, वोट का पावर है, पैसे का पावर है। इतने 50-60 इंस्टीट्यूट उसने खोल रखे हैं, वहाँ लड़कियों के साथ में गलत हुआ है। जो इंस्टीट्यूट खोल रखे हैं ना, वहाँ लड़कियों के साथ में गलत हुआ है। नहीं, वहाँ के बारे में आप यहाँ से कैसे बोल सकते हो? फिर तो लोग कहेंगे आप कुछ भी आरोप लगा रहे हैं। नहीं, कुछ भी नहीं लगा रही ना मैं, क्योंकि उन्हीं के गोंडा से लोग आ रहे हैं। हम तो इंटरव्यू देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि हम गोंडा से, हम वहाँ की लड़कियों के साथ में गलत हुआ है। तो हम तो वही बातें बोल रहे हैं। जैसे लोग हमारी बातें सुन रहे हैं तो हम भी लोगों की बातें सुन रहे हैं ना, कि कौन उनके इलाके के लोग आके बोल रहे हैं। तो किसी का तो आप नार्को टेस्ट करवा लो ना। मैं बता रही ना, रेसलिंग के फील्ड में किसी का भी सिंगल पर्सन का, हम जो बैठे हैं ना यहाँ पे धरने पे, जो कभी आए नहीं धरने पे, उनका नार्को टेस्ट करवा लो। तो ये आपने सुन लिया, विनेश फोगाट ने साफ साफ कहा कि मेरा करा लो, धरने पर कोई बैठा है उसको करा लो, किसी का कराओ, ब्रजभूषण शरण सिंह का कराओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैंने जैसा कि कहा, पहली बार विनेश ने 9 मई को मेरे साथ बातचीत में विनेश फोगाट ने ये बात कही थी। अब कल क्या हुआ, जो महम में सर्वखाप पंचायत हुई, जिसमें दर्जनों किसान नेता, संयुक्त मोर्चे के नेता, बहुत सारे लोग वहाँ थे, और महम 24 की जो चबूतरा है वहाँ हुआ। वहाँ जो अहम फैसले हुए, जिसमें दिल्ली में नई संसद बन रही है, वहाँ 28 मई को महिला पंचायत का ऐलान संसद के सामने, संसद परिसर के पास, जहाँ भी, हालांकि वो मुमकिन नहीं है शायद। उसकी पर्याप्त वजह है कि प्रधानमंत्री मोदी 28 तारीख को नई संसद का उद्घाटन करने वाले हैं, और ऐसे भी संसद के आसपास इस तरह प्रदर्शनकारियों को नहीं जाने दिया जाता है। उसका एक प्रोविजन है, प्रोटोकॉल है, सिस्टम है। तो एक अंदेशा ये लगता है कि अगर चलेंगे भी, महिलाएं चलेंगी भी, तो उन्हें सीमा पर कहीं रोका जाएगा और पहुंचने नहीं दिया जाएगा। क्या होगा आगे देखते हैं। और उसके अलावा 23 तारीख यानी कल कैंडल मार्च। लेकिन एक बात जो उन्होंने वहाँ चौधरियों ने कही, जो सर्वसम्मति से फैसला हुआ, 11 सदस्यीय कमेटी थी, जिसमें इसकी भी बात हुई कि नार्को टेस्ट करवाओ ब्रजभूषण शरण सिंह को। पहली यही बात थी। क्या कहा पहले वो भी सुन लीजिए, और उसके बाद फिर हम आते इसके कानूनी पहलू पर। विराग गुप्ता सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं, उनसे मैं बात करूंगा। आप भी समझिएगा कि उसने भी कह दिया नार्को कराओ, इसने भी कह दिया नार्को कराओ, तो क्या ऐसे नार्को हो सकता है क्या? और नार्को होने से क्या पता चलेगा, क्या पता चल सकता है क्या नार्को कराने में भी कोई पेच होता है? नार्को की टेक्निक में भी कुछ पेच होता है? नार्को कराने वाली एजेंसी की मंशा से भी कोई फर्क पड़ता है क्या? किस तरह की क्वेश्चनिंग हो जिससे नार्को से कुछ
सही चीज पता चले, ये भी कुछ होता है क्या, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसमें भी खेल और पेच है। तो ये विराग गुप्ता से। लेकिन अब जरा सुनिए राकेश टिकैत और वहां जो लोग थे जिन्होंने ये फैसला किया, वो क्या कह रहे हैं नार्को को लेकर। पहली शर्त, ब्रजभूषण शरण का नार्को टेस्ट किया जाए ताकि लोगों में जो भ्रम फैल रहा है वो दूर हो जाए। उसका नार्को टेस्ट किया जाए और उसकी गिरफ्तारी की जाए, ये हमारी पहली मांग। तो ये तो नार्को का सवाल है। अब ब्रजभूषण शरण सिंह ने भी शक्ति परीक्षण का फैसला कर लिया है। 5 जून को अपने इलाके में अयोध्या में एक महारैली का ऐलान कर दिया है कि हम 5 तारीख को महारैली करेंगे, जिसमें बहुत सारे साधु संत भी बुलाए जाएंगे, सभी जातियों और समुदायों के लोग होंगे और पंजाब, दिल्ली, गुजरात, एमपी के इलाकों के संतों को आमंत्रित किया जा रहा है। मतलब रैली का मकसद ब्रजभूषण शरण सिंह का भी है शक्ति प्रदर्शन, कि वो अपनी ताकत दिखाएं। और ऐसे भी लोग जानते हैं ब्रजभूषण शरण सिंह फैजाबाद, गोंडा, अयोध्या, कैसरगंज इस इलाके में उनका प्रभाव है। 6 बार के चुने हुए सांसद है, 5 बार बीजेपी से चुने गए और उस इलाके में रसूख है। और रसूख है, असर है, बाहुबल है, माफिया जो भी कहे। यही वजह है कि बीजेपी ब्रजभूषण शरण सिंह पर हाथ रखने से बचती है। अगर भीतर कहीं बेचैनी है मोदी और शाह में, तो भी जिसको कहते हैं ना सांप छुछंदर की स्थिति, बीजेपी नेतृत्व की स्थिति सांप छुछंदर की है। उगला भी न जाए, निगला भी न जाए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई करते हैं तो फिर ब्रजभूषण शरण सिंह की नाराजगी और 1 साल बाद यूपी में चुनाव। और यूपी में चुनाव का मतलब अगर 4-6 सीट भी प्रभाव पड़ गए तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि चुनाव क्रूशियल है। तो ऐसी बहुत सारी वजह, इन वजहों पर तमाम कयास अनुमान के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह की ये चुनौती जो दी गई। अब इस पर पहलवान आज शाम तक क्या कहते हैं, विनेश फोगाट क्या कहती है, क्योंकि उन्होंने 2 नाम खासतौर से जिक्र किए ब्रजभूषण शरण सिंह ने, विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया। बजरंग पूनिया का कोई बयान आता है क्या, या विनेश का बयान आता है क्या, उस पर हमारी नजर होगी अगर वो मीडिया के सामने कहते, क्योंकि यही कहा ब्रजभूषण शरण सिंह ने कि वो लोग मीडिया के सामने आकर कहते। और मान लो मीडिया के सामने वो कह दे क्या हम तैयार है, विनेश ने मेरे इंटरव्यू में तो कहा ही है, खुलकर कहा है, इसलिए ना तैयार होने की कोई बात नहीं है। तो क्या इससे नार्को टेस्ट हो सकता है? कौन कराएगा नार्को टेस्ट? क्या उसकी कोई कानूनी प्रक्रिया होती है? इस पर हम जरा बात करेंगे विराग गुप्ता से। और अब वीडियो में आगे आप देखेंगे जो विराग गुप्ता से मैंने बात की है, जिससे आपको भी अंदाजा लगे कि नार्को जो चल रहा है इसका अंजाम क्या हो सकता है। अब सुनिए जरा विराग गुप्ता से क्या बात की है। तो जैसा कि दर्शकों मैंने आपको बताया कि हमारे साथ एडवोकेट विराग गुप्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। और विराग गुप्ता से बात करके हम समझने की कोशिश करेंगे कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह जो बीजेपी के सांसद हैं, कुश्ती संघ के अध्यक्ष के तौर पर, उन पर अगर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, महिला पहलवानों ने लगाए, बाकायदा FIR दर्ज हुई जिसमें एक नाबालिग लड़की है शिकायतकर्ता, पीड़िता, इसलिए पॉक्सो के तहत भी FIR दर्ज है। पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह का एक बार बयान दर्ज किया है, लेकिन उनमें से लड़कियों के बयान 164 में मजिस्ट्रेट के सामने भी हो चुके। अब पहलवान मांग कर रहे हैं गिरफ्तारी की, कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक बहुत अहम, जिसको लेकर 29 दिन से उनका आंदोलन है, धरना है, कल 1 महीने पूरे होंगे। और उसके बीच एक बात आ गई कि नार्को टेस्ट ब्रजभूषण शरण सिंह का कराया जाए। पहले ये मांग पहलवानों की तरफ से कल जो खाप पंचायत हुई है वहां से आई। ब्रजभूषण शरण सिंह ने कल देर शाम बयान जारी करके कहा, हाँ मैं तैयार हूं नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट, बशर्ते कि बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट भी प्रेस के सामने आकर कहें कि वो तैयार हैं। तो एक तरह से चैलेंज दिया है, लेकिन विनेश फोगाट पहले कह चुकी कि मैं तैयार। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि नार्को टेस्ट होता कैसे है। क्या 2 लोग आपसी सहमति से दोनों तैयार हो जाए कि हम भी तैयार हैं, वो भी तैयार हैं, तो क्या हो सकता है, क्या उसकी प्रक्रिया है, और नार्को टेस्ट की ऑथेंटिसिटी और वैलिडिटी कोर्ट में वो क्या है, इसको समझने के लिए विराग गुप्ता के पास मैंने सोचा उनसे बात की जाए। कानूनी प्रक्रिया, कानूनी पहलू, कानूनी पेचीदगी। तो विराग जी, अब समझ गए बात। अब मुद्दा ये है कि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कह दिया कि मेरा नार्को टेस्ट करा लो, और वो 2 लोग भी पहले तैयार हो जाए, मतलब दोनों का करा लो। तो एक थोड़ी पहले प्रक्रिया समझें कि क्या नार्को टेस्ट
आरोपी या पीड़िता दोनों ने अपनी तरफ से ऑफर कर दिया, तो क्या इस आधार पर नार्को टेस्ट होगा या हो सकता है, या कोर्ट ऑफ लॉ में, कोर्ट में पुलिस परमिशन मांगती है किसी का कराने के लिए, कोर्ट अनुमति देता है तब नार्को टेस्ट होता है? प्रक्रिया क्या है? और उसके बाद बाकी कुछ और सवाल है, उस पर भी आगे बात करेंगे। देखिए, नार्को टेस्ट एक फॉरेंसिक साइंस में नया डेवलपमेंट है और इसके बारे में भारत में कानूनी स्पष्टता नहीं है। आईपीसी में, सीआरपीसी में, एविडेंस एक्ट में इसके बारे में क्लियर कट प्रावधान नहीं है, लेकिन इसके 3 पहलुओं से भारत में अभी कानूनी विकास हुआ है। पहला कि जो लोग जबरदस्ती नार्को टेस्ट कराने के विरोधी हैं, वो संविधान के अनुच्छेद 20, 3 और 21 का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि किसी व्यक्ति को जबरदस्ती अपने खिलाफ बयान नहीं दिलाया जा सकता है। ये एक बात है। दूसरी बात कि नार्को टेस्ट उन परिस्थितियों में ज़्यादा कारगर होता है जब कन्फेशनल स्टेटमेंट हो और या और तरीके से पुष्ट होता हो, और नार्को टेस्ट की सप्लीमेंट अगर एविडेंस आ जाए तो पुलिस के हाथ मजबूत हो जाते हैं। और यह काम किया गया था, श्रद्धा केस में किया गया था, ट्रायल कोर्ट की परमिशन ली गई थी। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि ये कंसेंट कंडीशनल नहीं होती है। एक्यूज्ड कभी भी नहीं बोल सकता है कि नहीं, कंप्लेनेंट या विटनेस या विसिल ब्लोवर का भी आप नार्को टेस्ट कराइए, तब हम नार्को टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं। इसलिए कि जो कंप्लेनेंट होता है या होती है, तो कंप्लेनेंट की जो बयान है वो मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के तहत वो बयान बंद होते हैं, उसके पहले पुलिस के सामने होते हैं। पुलिस के सामने दिए गए बयान की ज्यादा अहमियत नहीं होती है, लेकिन मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए बयान की अहमियत होती है। इसलिए एक्यूज्ड का बयान, एक्यूज्ड का नार्को टेस्ट जरूरी है। एक्यूज्ड बोले कि नहीं, मेरे के साथ साथ कंप्लेनेंट का भी कराओ। अगर कंप्लेनेंट किसी तरीके की गलत एफआईआर या गलत अगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराता है, उसके लिए आईपीसी में अलग कानून है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहिए कि मेरे खिलाफ गलत मुकदमा हो रहा है, ये डिफेमेशन का केस फाइल करना चाहिए। लेकिन जो अभी तक अपराध शास्त्र का विकास हुआ है, उसके अनुसार एक्यूज्ड का ही नार्को टेस्ट होना चाहिए। और अगर नार्को टेस्ट के परिणाम अनुकूल हैं तो एविडेंस एक्ट के सेक्शन 27 के तहत उनको एक सप्लीमेंट एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। यद्यपि इस बारे में भारत में भी कोई बहुत ज्यादा कानूनी स्पष्टता नहीं है। एक अगला सवाल है कि अगर मान लो विनेश फोगाट ने जो आंदोलन कर रही हैं या यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए करीब 1 महीने हो गए धरने पर बैठी हैं, या साक्षी मलिक या और जो लोग पहलवान धरने पर बैठे हैं, चूंकि ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा बजरंग पूनिया और विनेश फोगाट तैयार हों तो मैं भी तैयार हूं और प्रेस में अनाउंस करें। मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये लोग तैयार हैं, विनेश फोगाट ने मेरे इंटरव्यू में कहा कि मेरा करा लो और लोगों का करा लो, तो अगर ये भी तैयार हैं तो क्या इनका भी कराया जा सकता है? मैं एक सवाल जिसका स्पेसिफिक आंसर कि क्या इसके लिए कोर्ट में जाना पड़ेगा, क्या प्रक्रिया होगी, या जांच एजेंसी अगर दिल्ली पुलिस है उसे लगा तो वो दोनों का नार्को करा सकती है? नहीं, देखिए, ये बड़ी विचित्र स्थिति है और मुझे नहीं लगता है कि क्योंकि इन दोनों का दर्जा क्या है, ये दोनों पीड़ित नहीं है या पीड़िता नहीं है, और ये लोग या तो विटनेस हैं या विसिल ब्लोअर हैं। और जो पीड़ित लोग हैं वो 6-7 लोग हैं। अगर मान लीजिए कि इनका नार्को टेस्ट गलत साबित होता है इन दोनों लोगों का, तो क्या जो पीड़ित लोग हैं, क्या उनकी शिकायत में दम नहीं होगी? इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इनके नार्को टेस्ट कराने का कोई कानूनी औचित्य है। ये पूरे मामले को एक गुमराह करने की बात है और इसको 2 तरीके से समझने की जरूरत है। रोजाना हम अखबार में पढ़ते हैं कि हाई प्रोफाइल मामलों में, जहां पर सोशल मीडिया में कोई भी अगर कंप्लेंट लॉन्च होती है तो पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करके और अरेस्ट कर लेती है। अभी 15-20 दिन पहले 6 मई को आईपीएल के एक प्लेयर की वाइफ ने शिकायत दर्ज कराई कि कीर्ति नगर में ट्रैफिक में 2 लोगों ने उसकी कार में धक्का मारा, उसमें कार को कुछ उन्होंने आहट दिया और उसका पीछा किया। कोई उसमें यौन उत्पीड़न वाली बात नहीं थी। उसके बावजूद उस सोशल मीडिया पोस्ट के आधार पर पुलिस ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको अरेस्ट कर लिया। अभी एक आईएएस की शिकायत पर एक आईआरएस को अभी उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सवाल इस बात का है कि ब्रजभूषण सिंह कोई, उनका अतीत कोई बहुत ही उजला नहीं है, उनके खिलाफ बहुत सारे अपराध हैं, उनके सामने बहुत सारे उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं।
और जो उन्होंने उस समय जिस समय की शिकायतें हैं अपने न होने से इनकार नहीं किया है। इसका मतलब कि घटनाक्रम और सारी चीजें साबित हो रही हैं। तो देश में दो तरह की कानूनी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि एक जहां पर हम एक्यूज्ड के फेवर में ही सोचते हुए प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस करें, और दूसरा जहां पर कि हम कंप्लेनेंट की शिकायत के बेसिस पे सीधे एफआईआर दर्ज करके अरेस्ट कर लें। क्योंकि अरेस्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट हैं उसमें उन्होंने बोला है कि अरेस्ट 4 वजहों से जरूरी है। पहला कि जब अपराध बहुत ही गंभीर हो, गैर जमानती हो, और जब जो एक्यूज्ड है वो दूसरे अपराध कर सकता हो, सबूतों के साथ छेड़छाड़ी कर सकता हो, भाग सकता हो, और या फिर उसका कस्टोडियल इंट्रोगेशन जरूरी है। ये गिरफ्तारी के बारे में है। लेकिन रोजाना यौन उत्पीड़न के मामले में जिस तरीके से गिरफ्तारियां हो रही हैं, और इस मामले में पुलिस ने पहले बोला कि प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना पड़ेगा, फिर सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद एफआईआर दर्ज हुई, और अब उसके बाद जांच के नाम पर जिस तरीके से चीजों को टाल मटोल किया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि जो कंप्लेनेंट या उसके जो सहयोगी हैं, सपोर्ट जो समर्थक हैं, उनके ऊपर आपराधिक न्यायिक व्यवस्था का बर्डन नहीं डाला जा सकता है। अगर वो सहमत हों तो भी उनके नार्को टेस्ट का कोई कानूनी औचित्य नहीं है। बहुत अहम बात आपने कही कि ब्रजभूषण शरण सिंह ऐसे करें, पहले वो लोग नार्को टेस्ट कराने को तैयार हो जाए। तो भाई एक्यूज ब्रजभूषण शरण सिंह हैं, आरोप उन पर हैं, 7 लड़कियां हैं, पीड़िता हैं, शिकायतकर्ता है, उसमें एक नाबालिग है, पॉक्सो के तहत धारा लगी है, और खुलकर उन शिकायतकर्ताओं ने जो आरोप लगाए हैं, जो मैंने इंडियन एक्सप्रेस में उन शिकायतकर्ताओं के हवाले से शिकायत एफआईआर के बारे में पढ़ा है कि उन्होंने लिखा है पुलिस को लिखित शिकायत में कि कई अलग अलग मौकों पर, चाहे ब्रजभूषण शरण सिंह अपने दफ्तर में, कुश्ती संघ का दफ्तर जो उनके अशोका रोड के बंगले में है, या मैदान में, या वार्म अप सत्र के दौरान, अलग अलग मौकों पर ब्रीदिंग पैटर्न चेक करने के नाम पर उनके ब्रेस्ट और स्टोमक को टच किया, बैड टच किया, हग किया, प्रेशराइज किया, वो लोग मेंटल ट्रॉमा में रहीं, शॉक्ड रहीं, बहुत सारी चीजें लिखित दी गई है ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ, जो एफआईआर में दर्ज है। एफआईआर दर्ज तब हुई जब सुप्रीम कोर्ट में ये पहलवान गए, जनवरी में धरना दिया, सरकार ने कोई कान नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट के डर से सॉलिसिटर जनरल को कहना पड़ा कि आज हम एफआईआर दर्ज करेंगे, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई। अब बात आती है, चूंकि पॉक्सो है और धाराएं हैं, मैं एक लीगल टर्म में ये कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी होनी चाहिए, लगातार मांग कर रहे हैं, तो आप कानूनी प्रक्रिया के तौर पर बताइए कि क्या गिरफ्तारी ऐसे मामले में अब तक नहीं होनी चाहिए थी, या होनी चाहिए, या नहीं होनी चाहिए? नहीं, देखिए, इसको थोड़ा ये ट्रिकी सवाल है, और इसका पहले नंबर पर मैं इस बात का विरोधी हूं कि किसी की गिरफ्तारी विरोध प्रदर्शन के आधार पर होनी चाहिए। ये गलत बात है। कानून को अपना काम करना चाहिए, और अगर किसी की खिलाफ एफआईआर लिखवाने के लिए या गिरफ्तारी करने के लिए लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है, इसका मतलब कानूनी प्रक्रिया, कानून के शासन पर यह सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरी बात कि हम जो पूरी सामाजिक जो हमारी प्रशासनिक पुलिस की प्रक्रिया है, उसमें हमें देखना है कि ऐसे मामलों में सामान्यतः पुलिस कैसे करती है, क्योंकि गिरफ्तारी के बारे में भारत में कोई कानूनी स्पष्टता नहीं है, और ये पूरी तरीके से एक डिस्क्रिशन है। तो अगर इन परिस्थितियों में 99% मामलों में पुलिस गिरफ्तार कर रही है और इस मामले में गिरफ्तारी से बच रही है, इसका मतलब कि बाकी गिरफ्तारियां या तो गलत तरीके से हो रही हैं, सिर्फ एफआईआर हुई और आपने बाकी लोगों को अरेस्ट कर लिया। तो ऐसी गिरफ्तारियां रुकनी चाहिए, क्योंकि कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं, और जो बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान की, जो सबसे बड़ी बात है कि संविधान के सामने सभी लोग बराबर हैं, और कानून का शासन की सबसे बड़ी अहमियत है कि सभी लोगों की बराबरी। तो अगर हम पूरे देश में यौन उत्पीड़न के हजारों मामलों का विश्लेषण करें, तो उन मामलों में एफआईआर होने के तुरंत बाद गिरफ्तारी होती है, पॉक्सो मामलों में तुरंत गिरफ्तारी होती है, जमानत नहीं मिलती है, और इस मामले में अगर गिरफ्तारी से पुलिस बच रही है कानूनी नुक्ताचीनी के नाम पर, तो निश्चित तौर पर जो बाकी गिरफ्तारियां हैं वो गलत हैं, गैर जरूरी हैं। तो निश्चित तौर पर इस पर एक स्वस्थ और संतुलित कानूनी बहस होनी चाहिए कि क्या दूसरी गिरफ्तारियां गैर जरूरी हैं, या इस पर पुलिस अपनी संवैधानिक कानूनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है।
हाँ, सही आपने कहा। यही जो पहलवान है, खापो के चौधरी हैं, कल मैं जैसे महम में गया था, जो वहाँ पंचायत हुई, राकेश टिकैत यही कह रहे हैं कि वह पॉक्सो ने संगीन आरोप लगने के बाद दूसरे गिरफ्तारी कर लेते हैं, साल में हजारों गिरफ्तारियां होती है, तो फिर इसकी क्यों नहीं हो रही है? क्या ये प्रिविलेज है या ये सांसद है बीजेपी का, सत्ताधारी दल का, या कानून दूसरा से काम कर रहा है और बाकी मामलों में गिरफ्तार? ये सेम चीज उन्होंने कहा, या तो गिरफ्तारियां सब गलत होती है, ये कि अब से आगे कहीं भी इस तरह की पीसी की धाराएं लगती हैं और उसमें पॉक्सो के तहत आरोप लगते हैं तो भी गिरफ्तारी नहीं होगी, पुलिस अपनी तरह जांच करके देश कानून लाके तब हम समझ जाएंगे, यही उनका तर्क है। तो फिर मैं आपसे इसका मतलब को भी लगता है कि प्रिमा फेसाई जितनी और जिस तरह की एफआईआर दर्ज अगर उनसे बराबर है, हाँ अब आया, मैं अपने से कनेक्ट किया, तुम्हारा बंद हुआ था, तो अब कुछ मत करना। इसका मतलब ये सुन लिया आपने, सवाल सुना कि उनका यही कहना है कि अगर कानून सबके लिए बराबर है तो फिर इनकी गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? तो ये इसका मतलब पहलवानों की ये मांग वाजिब है। देखिए, पहलवानों की मांग वाजिब है या गैर वाजिब है, मैं उस पर गए बगैर, क्योंकि मुझे नहीं पता है सत्य क्या है और ट्रायल के बगैर सत्य नहीं आता है। लेकिन 2-3 बातें स्पष्ट हैं। देश में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ हो रही है और केशवानंद भारती फैसले के, ऐतिहासिक फैसले के, जिसमें सन 1973 में 13 जजों ने एक व्यवस्था दी थी, उसके अनुसार कानून का शासन बेसिक स्ट्रक्चर है। कानून का शासन बेसिक स्ट्रक्चर है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस सभी ने बेगुनाह कैदियों पर अंडर ट्रायल्स की, जो जेलों में बंद है, उनके प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। तो अब अगर क्योंकि यह मामला सत्तारूढ़ पार्टी के एमपी से जुड़ा हुआ है, यह मामला एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा हुआ है जो लॉ मेकर है। प्रश्न सिर्फ एक व्यक्ति की गिरफ्तारी का नहीं है, प्रश्न पूरी कानूनी व्यवस्था के ऊपर एक सवालिया निशान लगने पर है। और अगर पुलिस ये मानती है कि ये जो शिकायत है गलत तरीके की शिकायत है, ये फ्रिवलस शिकायत है, तो एफआईआर दर्ज क्यों की गई? और अगर एफआईआर दर्ज करने के बावजूद गिरफ्तारी का मामला नहीं बनता है, तो देश में ऐसे मामलों में, पॉक्सो और यौन उत्पीड़न के मामलों में जितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, उन सभी का रिव्यू होना चाहिए, उन सभी लोगों को बाइज्जत बरी करना चाहिए। उनका जो एविडेंस है, उनका ट्रायल है, जब अदालत से उनको सजा हो जाए उसके बाद ही उनको गिरफ्तारी होनी चाहिए। एक देश में दो कानून नहीं हो सकते हैं, दो कानूनी व्यवस्था नहीं हो सकती है। प्रश्न यह पहलवानों का, प्रश्न यह सांसद का, प्रश्न यह धरने प्रदर्शन का नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि लोगों के मन में कानून के शासन के प्रति कितना सम्मान बढ़ रहा है या घट रहा है। और अगर लोग देखते हैं कि छुटभइये मामलों में एफआईआर दर्ज होने के साथ तुरंत गिरफ्तारी होती है और इस मामले में पूरे दबाव के बावजूद गिरफ्तारी नहीं हो रही है, इसका मतलब पुलिस स्वतंत्र नहीं है या फिर बाकी मामलों में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर पूरी संसद को, नई संसद का हमारा उद्घाटन हो रहा है, सरकार को, राज्यों को, सारे लोगों को इस विषय पर विचार करना चाहिए, जिससे कि या तो कानून अपना काम करे या फिर कानून दूसरों के खिलाफ गलत तरीके से काम नहीं करे। अब एक आखिरी सवाल कि पहलवान, आंदोलनकारी, शिकायतकर्ता, ये सब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और जो धाराएं हैं या जो उन पर आरोप हैं अपनी जगह है। तो अगर उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं होती है, इसमें कोई शक नहीं कि दिल्ली पुलिस हो या राज्य सरकारों की कोई भी पुलिस हो, हर जगह पुलिस रसूखदार, बड़े लोग, दबंग लोग, पॉलिटिकल पावर वाले लोग, उनके प्रति पुलिस का रवैया कुछ और होता है और मजलूम, गरीब या आम लोगों के प्रति पुलिस का रवैया कुछ और होता है। आपने भी वही कहा है। तो यह ब्रजभूषण शरण सिंह का मामला है, सत्ताधारी दल के सांसद हैं। अगर गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर क्या ऑप्शन है, क्या विकल्प है इनके पास
ये जो आंदोलन कर रहे हैं? मुझे लगता है कि गिरफ्तारी की बात को एक हद से ज्यादा आगे बढ़ाना काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है और कानून के अनुकूल नहीं है। देश में ऐसे बहुत सारे मामले होते हैं, रेप के मामले होते हैं या यौन उत्पीड़न के मामले में होते हैं, जो चर्चित हो जाते हैं और उनमें फास्ट ट्रायल होता है और कई बार सिर्फ एक दिन में, कई बार एक हफ्ते में, कई बार 10 दिन में, कई बार 15 दिन में पूरा ट्रायल कंप्लीट हो जाता है। तो अब अगर इसमें गिरफ्तारी नहीं होती है और सबूतों के साथ छेड़छाड़ी की गुंजाइश है, तो चूंकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट जा चुका है, इसलिए निचली अदालतों से राहत नहीं मिलेगी। लेकिन इस मामले में सबूत सीलबंद लिफाफे में पेश करके और सुप्रीम कोर्ट से आदेश कराया जा सकता है कि इस मामले का एक निश्चित काल अवधि के भीतर 15 दिन, 1 महीने के भीतर ट्रायल कंप्लीट किया जाए, जिससे कि दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। क्योंकि गिरफ्तारी को फोर्स करना, किसी को गिरफ्तार करवाना कोई कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है। यह पुलिस वालों का विवेक सम्मत अधिकार है, जिनको उनको इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन 2 बातें होनी चाहिए। पहला, ऐसे सारे मामलों की देशव्यापी लिस्ट बननी चाहिए जिन मामलों में गिरफ्तारी हुई है और उन मामलों में जो एक्यूज्ड हैं उनको छोड़ने की बात शुरुआत होनी चाहिए। दूसरा, इस मामले का तुरंत एक समयबद्ध तरीके से ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, जिससे कि जो आरोपी है उसके खिलाफ कानून अपना सही तरीके से काम कर सके। चलिए, आपने बहुत सही जानकारी दी। एक और लास्ट सवाल कि जैसे सुप्रीम कोर्ट में एफआईआर दर्ज करवाने के लिए पहलवान गए थे, जो एफआईआर पुलिस दर्ज नहीं कर रही थी, तब भी जब जंतर मंतर पर भी ये लोग जनवरी में भी धरने पर बैठे। सुप्रीम कोर्ट में जब तारीखें पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया दिल्ली पुलिस को और सरकार को, तब उसके बाद अगली सुनवाई, दूसरी या तीसरी सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि हम एफआईआर दर्ज करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उसके पिछली सुनवाई में कह दिया था कि मामला सीरियस है, कंप्लेनेंट है, फिर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही। लेकिन उसके बाद जब सुनवाई हुई, तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब हमारा दायरा या हमारे पास एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आप आए, अब पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, तो अब आपको बाकी प्रक्रिया के लिए लोअर कोर्ट या हाई कोर्ट जाना होगा, हमारा चैप्टर क्लोज है। तो अब एक बार चैप्टर क्लोज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका को एक तरह से खत्म कर दिया, क्योंकि वहां जिस मांग को लेकर गए थे वो पूरी हो गई। तो आप ये कह रहे हैं कि अब दोबारा जाना चाहिए फास्ट ट्रैक, अगर ये लोग चाहते हैं तो? नहीं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं। पहले नंबर पर मैं एफआईआर और जमानत के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सीधे जाने को गलत मानता हूं। इससे सुप्रीम कोर्ट के कामकाज बढ़ता है और यह साबित करता है कि हमारी जो ट्रायल कोर्ट हैं, हमारे हाई कोर्ट हैं, वो लोगों को न्याय देने में पूरी तरीके से सफल नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से लोग सुप्रीम कोर्ट की सीधे दौड़ लगाते हैं। इसलिए जाहिर है, 3 महीने जब बैठे रहे, कमेटी बनी, जब उनकी मांग नहीं मानी गई, उन्हें लगा उनकी नहीं सुनी जा रही है, तो आखिर में आदमी हताश आदमी कहीं तो दरवाजा खटखटाएगा। संविधान के और कानून के अनुसार एक प्रक्रिया है, 156(3) की प्रक्रिया है, जिसके तहत के एफआईआर कराई जा सकती है और वो प्रक्रिया ट्रायल कोर्ट में होती है। जो पुलिस है वो राज्यों का विषय है। इस मामले में अगर 7 कंप्लेनेंट हैं, अलग अलग राज्यों के हैं, घटना जो स्थल है वो देश विदेश सारे जगहों पे शामिल है, इसलिए ये इतना आसान जुरिस्डिक्शनल इशू नहीं है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर एक बार किसी आपराधिक मामले में लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं, तो उसके बाद निचली अदालतों से कोई बहुत ज्यादा राहत की उम्मीद नहीं रहती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पुराना आदेश पारित किया था। इसलिए गर्मी की छुट्टियां खत्म होने के बाद या उसके पहले एक स्टेटस वहां पर सबमिट किया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं हुआ था, इंटरवेंशन के बाद एफआईआर हुई थी, और चूंकि अब आगे कार्रवाई नहीं हो रही है, इसलिए इसमें एक इतने समय के भीतर एक ट्रायल को कंप्लीट किया जाए, जिससे कि कानून के प्रति लोगों का भरोसा बरकरार रहे। वो उस बात के लिए लोग हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उस बात के लिए हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, उस बात की अर्जी ट्रायल कोर्ट में भी लगाई जा सकती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गिरफ्तारी पर एक लिमिट के बाद जोर देना, क्योंकि किसी को गिरफ्तार कराना कानूनी अधिकार नहीं हो सकता है, ये निश्चित तौर पर जांच एजेंसी और पुलिस वालों का अधिकार है। लेकिन ऐसे ही मामलों में दूसरों को बेवजह गिरफ्तार करना भी इसका मतलब गैर कानूनी है। तो एक देश में 2 कानूनी व्यवस्था होना गलत है।
असली बात वही है जो आखिर में आप कह रहे हैं कि भाई या तो वही वो लोग कह रहे हैं पहलवान और किसान यूनियन के लोग कि भाई या तो आप तय कर दीजिए ऐसा कानून हो कि ऐसे मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं होगी जब तक पुलिस 2-4 महीने में जांच करके तय न कर पाए कि गिरफ्तारी जरूरी या नहीं। लेकिन जाहिर है ब्रजभूषण शरण सिंह की जगह कोई और होता, वो बीजेपी के सांसद नहीं होते इतने दबंग, बाहुबली, पावरफुल, और बीजेपी के लिए जरूरी नहीं होते इतने, तो शायद गिरफ्तारी बहुत आसानी से होती है अगर अपोजिशन का कोई नेता होता या कोई और होता। तो ये बात इसलिए चूंकि सबकी गिरफ्तारी होती है तो ब्रजभूषण की क्यों नहीं, और अगर किसी के नहीं होती तब फिर ये बात नहीं होती कि भाई इससे मामले में गिरफ्तारी नहीं होती। यही आपने कहा मोटे तौर पर। लेकिन चलिए फिलहाल विराग जी देखते हैं इस मुद्दे पे क्या होता है। दर्शकों को बता दें कि कल यानी 23 तारीख को जो ये पहलवान हैं, उनके समर्थक हैं, किसान यूनियन के लोग हैं, खाप पंचायतों के लोग हैं, ये मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं, वो दिल्ली में इंडिया गेट के पास कैंडल मार्च निकालेंगे और एक बड़ा ऐलान जो किया है 28 मई को जिस दिन नई संसद का उद्घाटन होना है उसी दिन इन्होंने कहा संसद के पास हम पंचायत करेंगे महिलाओं की। तो देखना है क्या होता है, क्या कोई टकराव की दिशा की तरफ ये आंदोलन जा रहा है या सरकार उसके पहले कुछ करती है। और जो विराग जी ने कहा कि अलग अलग एरिया जुडिस्डिक्शन है, तो बड़ी बात यह है कि चूंकि ज्यादातर घटनाओं के बारे में कहा गया दिल्ली में हुई है, दिल्ली में उनका जो घर है, जो कुश्ती संघ का अध्यक्ष है वहां का घर है, वहां के लिए कहा गया है, और दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, यूटी का मामला है, इसलिए बार बार आरोप केंद्र सरकार पर लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, देखते हैं क्या होता है। सरकार का रवैया नार्को टेस्ट को लेकर जो पेचीदगियां थी उसके बारे में विराग जी ने कहा, और अहम बात इन्होंने ये कही कि एक्यूज की तरफ से कंडीशनल नहीं हो सकता है कि मैं तैयार हूं अब वो भी तैयार हो जाए, ऐसा होता नहीं। चलिए फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं। आप सभी को नमस्कार, विराग जी आपको भी नमस्कार, फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।